हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस से हम पढ़ेंगे फैट, वसा, लिपिड। अभी तक हमने न्यूट्रिशन साइंस में क्या देखा? पोषण को देखा, न्यूट्रिशन को देखा और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को देखा। कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देती है हमें, कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके हैं? प्रोटीन। पोषण हो गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं न्यूट्रिशन से। आज से जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका क्या नाम है? फैट, जिसे वसा, लिपिड कहते हैं। वसा और लिपिड में क्या अंतर होता है इसको अभी हम देखेंगे। वसा जो फैट है, फैट कब कहलाता है और लिपिड किस फॉर्म में आ जाता है तो उसे लिपिड कहते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है और ये है फैट। तो जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को देखा, प्रोटीन को देखा, दो पार्ट में हमने देखा उसको, उसी तरह हम फैट को भी 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही लेंथी चैप्टर है। ये एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर एक दिन में कंप्लीट होने लगेगा तो जो वीडियो बन रहा है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको भी हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो क्या आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आज हमें कहाँ तक पढ़ना है? फैट में। फैट वाला जो चैप्टर है यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत ही पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। जैसे अभी क्या क्या कैसे किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे VLDL क्या है, इसका कार्य क्या है, कौन से कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे होते हैं, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हानिकारक होता है, बुरा होता है, LDL क्या है, HDL क्या है, VLDL क्या है, और पूछा जाता है लिपोप्रोटीन क्या है, ये कहाँ से हमें मिलता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा क्या है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा होगा। तो यहाँ से जो फैट का चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला चैप्टर हम क्या देखेंगे? बहुत ही अच्छे से देखेंगे। स्टेरॉल के प्रकार को पूछ लिया जाता है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, HDL कितना होता है, LDL कितना होता है, ये सारे पॉइंट है जो कि पूछे जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड की कितनी मात्रा होती है, यहाँ से मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये हो गए कुछ प्रकार। इसको पढ़ने के बाद लास्ट में हम देख लेंगे कि यहाँ से किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ईयर में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जो वसा है और लिपिड। वसा कब कहलाता है, लिपिड किस फॉर्म में आने के बाद उसे हम लिपिड कहते हैं। तेल और फैट में क्या क्या अंतर है इसको देखेंगे। वसा कहाँ पर घुलनशील है, कहाँ पर घुलनशील नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे वसा का वर्गीकरण, फैट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्राप्ति के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है इसको, और रासायनिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो आज का जो टारगेट है वो कहाँ तक हम देखेंगे? वसा का वर्गीकरण देखेंगे, वो भी प्राप्ति के आधार पर कहाँ तक कितने भागों में बांटा गया है इसको देखेंगे, और रासायनिक संरचना के आधार पर जो बांटे गए हैं उसमें से 1 या 2 पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सरल सिंपल प्रोटीन हो, सिंपल फैट हो गया, संयुग्मी जिसे कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ये हो गया। तो ये सारे पॉइंट को आज हम देखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक न्यूट्रिशन। ये जो फैट है इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात करनी होगी। हमें ये जानना होगा कि जो फैट है उसके 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम फैट का सेवन करते हैं, 1 ग्राम हम फैट लेते हैं तो हमें कितनी कैलोरी यहाँ से मिलती है। जैसे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से हमने क्या देखा, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने देखा अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं तो वहाँ से कितनी कैलोरी हमें मिल रही है। 1 ग्राम हम प्रोटीन ले रहे हैं तब कितनी कैलोरी मिल रही है। वैसे ही 1 ग्राम अगर हम फैट लेंगे, वसा लेंगे तो हमें कितनी कैलोरी मिलेगी, ये जानना ज़रूरी है। 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम फैट में
अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो हमें कितनी कैलोरी मिलती है ये जानना है। तो 1 ग्राम फैट में 9.2 कैलोरी हमें मिलता है, 9.2 कैलोरी मिलता है। कितना मिलता है? 1 ग्राम फैट में 9.2 कैलोरी मिलता है। और इसका जो हमारी थाली में, जो इंडियन थाली में इसका परसेंट होता है वो कितना होता है ये भी जानना ज़रूरी है। इस पॉइंट पर हम न्यूट्रिशन वाला, जब जैसे ही हमने क्लास स्टार्ट किया था वहाँ पे जब पोषण वाला क्लास हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने इन सारे पॉइंटों को देखा था, बट यहाँ पे भी देखना ज़रूरी है हमें। 1 ग्राम फैट में 9.2 कैलोरी मिलती है हमें। और एक इंडियन थाली में, जो इंडियन थाली होती है, इसमें जो फैट है इसकी मात्रा कितनी होती है, कितना परसेंट होता है ये बताना हमें। तो 25 से लेकर 30% हम क्या यूज करते हैं? 25 से लेकर 30% क्या होता है हमारी थाली में? फैट होता है। और क्या होता है? और सारे पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। फैट की मात्रा कितनी होती है, फैट का परसेंटेज कितना होता है इंडियन थाली में? 25 से लेकर 25 से लेकर 30% होता है। और फैट जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितना होता है? ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक इंडियन थाली में इसकी कितनी मात्रा होती है? तो 60% होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं ऊर्जा के लिए, क्योंकि ये क्या है? सस्ता है, सामान्य तक, जो जन सामान्य के लोग हैं, जो पारिश्रमिक लोग हैं वहाँ तक भी ये पहुँच जाता है। जबकि फैट क्या है? महंगा है। जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वो क्या फैट को ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो इंडियन थाली है उसमें जो ऊर्जा के लिए जो स्रोत है वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और कितने मात्रा में यूज किया जाता है? तो 60% यूज किया जाता है। यहाँ से मिलाने के लिए, मैच के लिए क्वेश्चन आया है नेट वाले एग्जाम में। अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रोटीन का कितना परसेंट यूज किया जाता है? प्रोटीन का भाग कितना परसेंट यूज किया जाता है? ये प्रोटीन है। प्रोटीन को हम कितना यूज करते हैं? तो प्रोटीन को 10 से लेकर 20% यूज किया जाता है इंडियन थाली में। और कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी मिलती है? 4.2 कैलोरी मिलती है। ये हैं कुछ पॉइंट जो हमें जानना ज़रूरी है। 1 ग्राम फैट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलता है, बट हम इसका सेवन बहुत कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो फैट है उसका पाचन हमारी बॉडी में बहुत देर तक होता है। और अगर फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे रक्त नलिकाओं में जाकर ये जमने लगता है। अब हम देखते हैं, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वसा और लिपिड में अंतर क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? वसा एंड लिपिड, वसा और लिपिड लिखा है। तो वसा जो है उसे हम किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो उसे वसा कहते हैं। और कैसे क्या चेंज हो जाता है उसमें, जो कि लिपिड कहलाने लगता है, ये हमें देखना है। क्या देखना हमें? वसा और लिपिड में क्या अंतर होता है। वसा क्या होता है? फैट क्या होता है? वसा या फैट। फैट क्या होता है? जब हम भोजन खाते हैं, मतलब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन के द्वारा लिया जाता है वही क्या होता है? वसा होता है। हम भोजन में क्या ग्रहण करते हैं? जब हम भोजन में ऑयली चीज़ कोई भी खाते हैं तो उससे जो हम खाते हैं, जो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं वो क्या होता है? वही होता है फैट। ये क्या जो वसा होता है ये कहाँ से हमें मिलता है? खाना खाते हैं, भोजन के द्वारा हमें मिलता है। भोजन द्वारा जितने भी ऑयली चीज़ हम खाते हैं वो क्या होता है? वसा कहलाता है, वो फैट कहलाता है। बट लिपिड कहाँ से कहलाने लगता है? लिपिड। ये अंतर भी पूछा गया है, फैट एंड लिपिड में क्या अंतर होता है। तो जो वसा है, जो फैट है, वो क्या है? जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में जितनी ऑयली चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो फैट या वसा कहलाती हैं। बट जैसे ही लिपिड क्या होता है, जैसे ये हमारी बॉडी में जाता है और मेटाबॉलिक क्रिया होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसके बाद ये किस में चेंज हो जाता है? यही जो फैट है किस में चेंज हो जाता है? लिपिड में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया होगा क्या होता है? शरीर में जाने के बाद यही जो वसा है, जो फैट है, यही जो हमारी बॉडी में चला जाता है, बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिक क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसके बाद जो फैट है वो किस में बदल जाता है? जो हमारा फैट है, जो हम कंज्यूम किए हैं फैट के फॉर्म में, वसा के रूप में, वही लिपिड में चेंज हो जाता है। इसको यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। भोजन के द्वारा
ग्रहण किया गया वसा, वसा पर जब मेटाबॉलिक क्रिया होती है, मेटाबॉलिक क्रिया या प्रोसेस, कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे प्रोसेस भी लिख सकते हो, क्रिया भी लिख सकते हो, होने लगा, होने लगे, तो वही क्या कहलाता है, तो वही फैट लिपिड में बदल जाता है। क्लियर हो गया। वसा जो हम भोजन द्वारा कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, उसको वसा या फैट कहते हैं। लिपिड जब वही भोजन के द्वारा लिया गया वसा पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होने लगता है तो वो किस में बदल जाता है, लिपिड में बदल जाता है। ये क्लियर हो गया है आप लोगों का। अब हम देखते हैं संगठन। संगठन में क्या देखेंगे, जो फैट है इसका संगठन कैसा होता है। फैट का जो संगठन है ये कैसा होता है, तो कार्बोज की तरह होता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है। बट इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात कम हो जाता है, इसीलिए इसका पाचन क्या होता है, इसीलिए जो वसा है, जो फैट है, उसका पाचन हमारी बॉडी में बहुत लेट होता है। यही कारण है कि जो वसा है ये भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। और 1 ग्राम वसा लेने से हमें 9.2 कैलोरी मिलती है। बट वहीं पर जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं 1 ग्राम तो हमें 4.2 कैलोरी मिलती है। लेकिन जो संगठन दोनों का समान है, लेकिन जो वसा है, जो फैट है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। और क्या होता है, इसका पाचन हमारी बॉडी में बहुत देर तक होता है, मतलब जल्दी नहीं हो पाता है इसका पाचन। अब हम क्या देखेंगे, संगठन देखेंगे। किसका संगठन देख रहे हैं, फैट का संगठन देख रहे हैं हम। संगठन में क्या होगा, C+H+O। C का मतलब होगा कार्बोज, कार्बन। C का मतलब क्या होगा, कार्बन। H का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। O का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन। लाइक किसकी तरह है ये, इसका संगठन किसकी तरह है, कार्बोहाइड्रेट की तरह है, कार्बोज की तरह है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात कम हो जाता है। ये ऑक्सीजन है, इसका अनुपात क्या होता है, ऑक्सीजन का अनुपात जो फैट है इसमें जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसीलिए जो फैट है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तब क्या होता है, जो फैट है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे जो फैट है इसका पाचन हमारी बॉडी में बहुत देर तक होता है, मतलब बहुत देर लगता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही इसका पाचन मुश्किल हो जाता है और लंबे समय तक होता है। सांद्रता बढ़ जाती है तब इसका पाचन, इसीलिए इसका पाचन मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा समय लगता है। ये क्या है, ये है संगठन। किसका संगठन, फैट का। फैट का संगठन कार्बोहाइड्रेट की तरह है, C+H+O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा फैट में कम हो जाती है, इसलिए इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे इसका पाचन हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक होता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो फैट है उसमें जब मेटाबॉलिक क्रिया होती है, जब इसका पाचन होता है हमारी बॉडी में, तब ये कितने फॉर्म में टूटता है। जैसे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है,
जब कार्बोहाइड्रेट पर हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है, तब वो क्या होता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। और जब प्रोटीन पर होता है तब वो अमीनो अम्ल में टूट जाता है। बट इसमें जब फैट में जो हाइड्रोलिसिस जल अपघटन की प्रक्रिया होती है तब ये किस में टूटता है, ये एक सरल ग्लिसरॉल में और +3 वसीय अम्ल में टूटता है। जब क्या होगा, जब फैट का पाचन होगा तब ये किस में टूटेगा, फैट का पाचन, फैट का जल अपघटन, फैट का जल अपघटन होने पर ये कैसे टूटता है, तो ये एक ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का एक अणु बनता है और प्लस क्या बनता है, प्लस इसमें वसीय अम्ल बनता है, वसीय अम्ल। और वसीय अम्ल कितने अणु बनते हैं, तो वसीय अम्ल के 3 अणु बनते हैं। जब फैट का जल अपघटन हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो फैट किस में टूटता है, या फिर जब फैट का पाचन होता है तब वो कितने फॉर्म में टूटता है, ग्लिसरॉल का एक अणु बनता है वसा टूटकर और वसीय अम्ल का 3 अणु बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वसीय अम्ल के 3 अणु कौन कौन से होते हैं, इसका नाम। तो वसीय अम्ल के जो 3 अणु बनते हैं उसका क्या नाम है, ये हमें जानना है। तो मैं यहीं से लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ से समझाने में ज़्यादा आसानी होगी और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। जो फैट है इस पर जब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है तब ये किस में टूटता है, एक ग्लिसरॉल का एक अणु बनता है और वसीय अम्ल का 3 अणु बनता है। जो 3 अणु बनते हैं टूटने के बाद उसका क्या क्या नाम है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो ये क्या है, ये पहला है ओलिक एसिड, क्या है, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड है। और दूसरा क्या है, स्टेरिक एसिड, और तीसरा है पॉमिटिक एसिड। पॉमिटिक एसिड फिर से देख लेते हैं। जब फैट पे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है तब वो किस में टूटता है, ग्लिसरॉल का एक अणु बनता है और वसीय अम्ल का 3 अणु बनता है, 3 अणु बनता है। और जो वसीय अम्ल के 3 अणु बनते हैं वो क्या होते हैं, ओलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है और पॉमिटिक एसिड है। यहाँ पे स्टेरिक एसिड के फॉर्म को भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जितने भी फैट के जो भी पार्ट हैं, जो भी पॉइंट है, मेन पॉइंट है या फिर जो भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे तेल और वसा में क्या अंतर होता है। ये कंप्लीट हुआ, ये क्लियर हो गया होगा सबका, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब कि जो फैट पर हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो वो एक ग्लिसरॉल का एक अणु बनता है और वसीय अम्ल का 3 अणु बनता है। और 3 अणु जो बनते हैं वो क्या है, ओलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है और तीसरा क्या है, पॉमिटिक एसिड है। अब हम देखते हैं कि तेल और वसा में क्या अंतर होता है। तेल है और जो फैट है, जो वसा है, उसमें क्या अंतर होता है, ये अंतर को भी पूछा गया है मिलाने वाले में। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम क्या देखेंगे, तेल और वसा में अंतर। तेल और वसा, तेल और वसा में क्या अंतर है ये हमें जानना है। तेल क्या है, ये जमता नहीं है। अभी हम क्या देखेंगे, कल वाले पार्ट पर हम देखेंगे कि संतृप्त वसा में कौन कौन सा आता है और असंतृप्त वसा में कौन कौन सा आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है छांटने के लिए कि संतृप्त वसा के उदाहरण कौन कौन से हैं, छांटिए, या फिर असंतृप्त वसा के उदाहरण कौन कौन से हैं, छांटिए। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब तेल और वसा में क्या अंतर होता है, जो तेल होता है वो क्या होता है, हमेशा सरल फॉर्म में रहता है। इसमें एक निर्धारित की गई है संख्या की, जो 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस रहता है या जो 20 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। और जो 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस फॉर्म में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम
फैट कहते हैं, वसा कहते हैं। अब हम इसको लिख कर देखेंगे कि जो तेल है वो क्या होता है, तेल हमेशा सरल फॉर्म में रहता है, तेल हमेशा सरल फॉर्म में रहता है। सरल मीन्स क्या होता है कि तेल जो है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है इस पर टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं पड़ता है, चाहे वो मौसम ठंडी का हो या फिर गर्मी का हो। जो तेल है वो किसी भी मौसम में जमता नहीं है। वहीं पर जो फैट है, जो वसा है, वो क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अगर होगा तो वो तुरंत ही जम जाएगा। तो इस पर जो है वातावरण का असर किस पर पड़ता है, फैट पर, वसा पर पड़ता है। इस पर जो 20 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है इस पर क्या होता है, कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जमता नहीं है। वहीं पर फैट में क्या अंतर होता है, जो तेल और फैट में क्या अंतर है, यही अंतर है कि जो फैट है ये क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से मैच वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि वसा किस चीज में घुलनशील है और किस चीज में अघुलनशील है। अब हम देखेंगे वसा का घुलनशील या अघुलनशील। वसा कहाँ पर घुलनशील है और कहाँ पर अघुलनशील है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देख लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वसा क्या है, जल में अघुलनशील है। ये हम देख चुके हैं कि जो वसा है वो क्या होता है, वसा मतलब अगर अभी आप तेल या घी को पानी में डालेंगे, ठंडे पानी में आप डालिए तो वो कभी नहीं पिघलेगा, कभी नहीं गलेगा, वो उसी फॉर्म में रहेगा। ठंडे पानी में या फिर गर्म पानी में डालिए, गर्म पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, बट उसके जो छोटे छोटे फॉर्म है वो हमें पानी के ऊपर इस तरह से दिखते रहेंगे। वो पानी में मतलब ठंडा पानी हो या फिर गर्म पानी हो, ये वसा जो जल है वो वसा में घुलनशील नहीं है, मतलब वसा जल में घुलनशील नहीं है, वसा जल में घुलनशील नहीं है। जब वसा जल में घुलनशील नहीं है तब किसमें घुलनशील है, ये क्वेश्चन बनता है कि वसा जब जल में घुलनशील नहीं है फिर ये किसमें घुलनशील है। तो वसा ईथर में, बेंजीन में, पेट्रोलियम में, क्लोरोफॉर्म में ये क्या है, ये घुल जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। वसा किसमें घुलनशील है, वसा किसमें घुलनशील है, ईथर में, पेट्रोलियम में, क्लोरोफॉर्म में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और किसमें है, बेंजीन में। वसा जल में अघुलनशील है, बट वहीं पर ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में क्या है, ये घुलनशील है। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अब हम क्या देखेंगे, जो फैट है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फैट का क्लासिफिकेशन या फिर वसा का वर्गीकरण। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और दोबारा मतलब रिपीट होता चलेगा। आप लोग देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फैट का क्लासिफिकेशन, वसा का वर्गीकरण। वसा का वर्गीकरण। अब वसा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में किया गया है। क्या क्या है, पहला क्या है, पहला प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, और दूसरा क्या है, दूसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है।
प्राप्ति के आधार पर क्या आता है, तो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले और प्राणियों से प्राप्त होने वाले, जंतुओं से प्राप्त होने वाले। जो प्राप्ति के आधार है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। जो न्यूट्रिशन है इसको हम भागों में बांटते ही चलते हैं, बस बांटते ही चलते हैं। आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं होम साइंस में क्या है, जब हम टेक्सटाइल पढ़ रहे थे उसको भी कई भागों में बांट रहे थे। एक पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो उसका पता नहीं कितना भाग निकल जाता है। उसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, उसी तरह से हम न्यूट्रिशन में भी देख रहे हैं। तो प्राप्ति के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे ये तो अब सबको पता हो गया होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम प्राप्ति के आधार पर पढ़ेंगे तो वो दो फॉर्म में ही बढ़ सकता है। पहला क्या है, पहला है वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले, वनस्पति से, और दूसरा क्या है, प्राणिज। वनस्पतियों से कहाँ से प्राप्त होते हैं, अभी इसको देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर भी इसे कई भागों में बांटा गया है। यही से देख लेते हैं हम इस टाइप का करके इसको। रासायनिक संरचना के आधार पर, केमिकल के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल, पहला क्या है, सरल। दूसरा है संयुग्मी, और तीसरा है व्युत्पन्न। ये क्या है, ये है वसा का वर्गीकरण। हमें इतने सारे पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से हमने क्या देखा था, प्रोटीन को देखा था कि सरल फॉर्म में, संयुग्मी फॉर्म में और व्युत्पन्न फॉर्म में होते हैं। जो सरल है उसमें क्या होता है, सरल का जब जल अपघटन होगा, हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होगी, तब उसमें क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा तब उसमें क्या बदलेगा, एक ग्लिसरॉल का अणु बनेगा और 3 अणु जो बनेगा वो फैटी एसिड मतलब वसी अम्ल का बनेगा। 3 अणु वसी अम्ल के बनेंगे और 1 अणु किसका बनेगा, ग्लिसरॉल का बनेगा। और जो संयुग्मी है इसका जब जल अपघटन होगा तब क्या होगा, सेम इसका कैसे है, जैसे हमने प्रोटीन का पढ़ा था वर्गीकरण, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें हमने सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न देखे थे। सेम यहाँ पे तीनों ऐसे ही हैं। सरल को जब तोड़ेंगे, जब इस पे हाइड्रोलिसिस की, जल अपघटन की, जल चक्र की प्रक्रिया होगी, तब 1 अणु ग्लिसरॉल का बनेगा और 3 अणु वसी अम्ल के बनेंगे। दूसरा है संयुग्मी में क्या होगा, 3 अणु, 1 अणु क्या बनेगा, ग्लिसरॉल का बनेगा, 3 अणु वसी अम्ल के बनेंगे, साथ ही एक अलग तत्व आ जाएगा, वो क्या आएगा, कार्बनिक पदार्थ मिल जाएगा, जैसे हमने प्रोटीन में देखा था। व्युत्पन्न में क्या होगा, व्युत्पन्न में सरल और संयुग्मी को मिलाकर बनेगा जो, वही क्या होगा, वही होगा व्युत्पन्न प्रोटीन होगा, व्युत्पन्न फैट होगा। अब हम पहले देख लेते हैं इसको, पहले देख लेते हैं जो प्राप्ति के आधार पर है, इसमें क्या आएगा, वनस्पति जगत से क्या आएंगे, वनस्पति जगत से तेल आएगा, मतलब इसमें जो भी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले हैं, सरसों है और सूरजमुखी है, अलसी है, ये सब क्या है, ये सब आ जाएंगे वनस्पति से। तेल मतलब सरसों का आ जाएगा, यहाँ पे सोयाबीन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, अलसी आ जाएगा, सूरजमुखी, ये सब क्या है, ये सब वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले हैं। और जो प्राणी से क्या आएगा, जो भी हमें जंतु जगत से जो भी मिलता है, जैसे घी हो गया, और क्या हो गया, घी के अलावा है चर्बी हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्राणियों से मिलता है या जंतु से मिलता है। इसमें क्या आएगा, घी, और दूसरा क्या आएगा, चर्बी। ये तो क्लियर हो गया प्राप्ति के आधार पर हमें कितना पढ़ना है। तो प्राप्ति के आधार पर सिर्फ हमें इतने ही पढ़ने हैं। अब हम क्या देखेंगे, रासायनिक संरचना के आधार पर इन तीनों को हम देख लेते हैं। आज सिर्फ इन तीनों को देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होने के बाद कितने फॉर्म में टूटेगा, और कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, इसको हम डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि जो संतृप्त वसा है उसके अंतर्गत क्या आ रहा है, असंतृप्त वसा के अंतर्गत क्या आता है। अब हम और देख लेते हैं, अब हम रासायनिक को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। रासायनिक रसायन के आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में हमने बांटा। पहला है सरल,
दूसरा क्या है, दूसरा है संयुग्मी, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही यौगिक भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, व्युत्पन्न। अब देखेंगे हम, जो सरल है जब इस पर क्या होगा, जब इस पर हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होगी तब क्या होगा, क्या होगा तब, जब इस पे सरल, जब इस पर क्या होगा, जब इस पर होगा हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होगी तब ये किस फॉर्म में टूटेगा, जब इस पर जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा, फिर ये किस में टूटेगा, एक ग्लिसरॉल का अणु बन जाएगा, एक अणु ग्लिसरॉल का, और 3 अणु किसका बनेगा, फैटी एसिड का, मतलब वसी अम्ल का। और जो संयुग्मी है जब इस पर जल अपघटन होगा तब क्या होगा, संयुग्मी पर जल अपघटन, जल अपघटन होगा तब ये किस में टूटेगा, एक ग्लिसरॉल में टूटेगा। एक अणु किसका होगा, ग्लिसरॉल का होगा, 3 अणु किसका होगा, वसी अम्ल का होगा। और इसके साथ एक क्या ऐड हो जाएगा, इसके साथ ही ऐड हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ भी मिल जाएगा, इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। और जो व्युत्पन्न है इसमें क्या होगा, सरल और संयुग्मी दोनों लिपिड के जल अपघटन से 2 तत्व हमें मिलता है, वो क्या होगा, इसमें सरल प्लस संयुग्मी। जब इन दोनों पर क्या होगा, जल अपघटन की प्रक्रिया होगी, जल अपघटन के बाद क्या बनेगा, जो तत्व हमें मिलता है वही क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। इसमें क्या आता है, स्टेरॉल्स आता है, इसे क्या कहते हैं, स्टेरॉल। यहाँ से देख लीजिए आप लोग इसको। अब इसके बाद वाली जो क्लास है वहाँ पे हम कल पढ़ेंगे कि सरल क्या है, संयुग्मी क्या है, और क्या है, लिपोप्रोटीन क्या होता है, VLDL क्या है, HDL क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम कल चर्चा करेंगे। फैटी एसिड को देखेंगे, संयुक्त प्रोटीन और संतृप्त प्रोटीन क्या है, असंतृप्त प्रोटीन क्या है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।